हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं विकास कंसल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये गुणनखंड की संख्या का पार्ट फर्स्ट होगा। ये गुणनखंड की संख्या के जो सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी की एग्जाम में, चाहे वो एसएससी की एग्जाम में। तो हम आज क्या करना सीखेंगे दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड क्या होंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि आप 15 के गुणनखंड ज्ञात करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि 15 के फैक्टर क्या होंगे। अगर मुझे 15 के फैक्टर से चाहिए तो इसका मतलब है कि 15 में कौन कौन सी पूर्ण संख्याओं का भाग चला जाता है। जैसे 15 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 3 का, 5 का और किसका, 15 का। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो गुणनखंड होंगे 15 के, वो कितने गुणनखंड हुए, 1, 2, 3 और 4। मतलब यहाँ जो गुणनखंडों की संख्या हुई, किसके गुणनखंडों की संख्या, 15 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई है, 4 हुई है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ सवाल पूछेगा, जैसे बोले a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r है। a की घात p है, b की घात q है और c की घात क्या है, r है। इसमें आपसे अगर पूछे कि बताएं गुणनखंडों की संख्या क्या होगी यदि यहां पर एक कंडीशन है कि यहां ए, बी और सी जो हैं अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। हम बोलेंगे इनको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, रूट संख्या भी इसका नाम है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे 1 है, 1 के कितने गुणनखंड होंगे, सिर्फ 1 ही होगा, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना। मतलब 2 अभाज्य संख्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19। ठीक है। तो ये जो आधार में है, अगर ये अभाज्य संख्या है और आपसे पूछी जाए किसकी संख्या पूछे, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो दोस्त क्या करेंगे अपन, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या में अपन कर देंगे, इसका आंसर होगा p + 1, q + 1 और r + 1। क्यों होगा वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद में। कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, p + 1, q + 1 और r + 1। जैसे आपसे सवाल पूछा, मान लो ये सवाल है कि 2 की घात 5, 17 की घात 4, 19 की घात 9 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्त क्या करेंगे, यहां हमने देखा कि यहाँ अभाज्य संख्या है 2, 17 और 19, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, कि घात में हम क्या जोड़ देंगे, 1, कि 5 + 1, 4 + 1 और 9 + 1। जैसे a की घात p, b की घात q, c की घात r। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई आपके सामने, 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 9 और 1 10। मतलब ये कितना आ गया, 300। मतलब इस प्रकार हमें इस सवाल के गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हुई, कितनी दोस्त, 300 हुई। कितनी हुई यहाँ पर, 300। अब हमसे सवाल में यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ अभाज्य संख्या नहीं दे, उस कंडीशन में हमें सवाल कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। बस अभी हम ये सीख रहे हैं कि अगर a, b, c क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे सवाल हमसे पूछा 3 की घात 5 × 2 की घात 9 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। मान लो यही सवाल है, इसका भी हमसे क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्त, उस कंडीशन में हम करेंगे वही, यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या, यहाँ पे भी अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ जो संख्या आएगी गुणनखंडों की वो कितनी आएगी, 5 + 1
और यहाँ पर 9 प्लस 1, 5 और 1 कितना आएगा, 6 आएगा, और 9 और 1 कितना आएगा, 9 और 1 आएगा 10, मतलब कितना आ गया आपके सामने 60 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 60। अब जैसे एक सवाल लिखा है हमने 500 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये आपके आरआरबी जेईई का सवाल है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्त, 500 को अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। इसके जितने भी आप आवाज संख्या के रूप में टुकड़े कर सकते हो पहले वो करो। इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 100। अब देखो 100 का मतलब है 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो तभी बनेंगे जब 2 तो 2 होंगे और 2 5 होंगे, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और 10 का मतलब होगा 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 5, मतलब यहाँ हो गया 5 इंटू 2 गुणा 5, और ये भी कितना 2 गुणा 5, मतलब 2 तो कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार है, और 5 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार है। मतलब पहले हमें इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको पूरी तरीके से, फिर इसके बाद में अब यहाँ हम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की जो संख्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्त, 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1, यही, क्योंकि हमने आवाज संख्या लिख दी यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 3 और ये 4, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो गया दोस्त, 12। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 500 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो किससे विभाजित है, 10 से विभाजित है। इस तरीके के सवाल इस बार जो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है अभी, उसमें पूछे जा रहे हैं। जो भी 29 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें एक सवाल कुछ ऐसा ही पूछा गया था कि आपसे बोल दिया कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो किस प्रकार करनी है कि जिसमें जो भी गुणनखंड आने चाहिए वो सारे के सारे गुणनखंड किससे विभाजित होने चाहिए, 10 से विभाजित होने चाहिए। मतलब उन गुणनखंडों में किसका भाग जाना चाहिए, 10 का भाग जाना चाहिए। अब आप समझ लें, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 10 से विभाजित है, 20 से विभाजित है, 40 से विभाजित है, जो भी आपको सवाल में देगा आप समझ लेना ये और आसान सवाल है, ये मुश्किल सवाल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल सवाल, कि हमसे बोला कि 10 से विभाजित है, तो पहले तो आप सबसे पहले यहाँ 500 जो लिखा हुआ है इसमें से आप 10 कॉमन लें कैसे भी करके, मतलब 10 हटाएं इसमें से। अगर मैं 10 हटाऊंगा तो 10 को मैं बोल सकता हूँ कि 10 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 50। मतलब सवाल सिर्फ हमारे सामने क्या रह गया, सिर्फ ये वाला कि 50 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप समझना 50 के जो भी गुणनखंड आएंगे, जो भी गुणनखंड निकल के आएंगे, उन सबको हम 10 से अगर गुणा कर दें, 10 हमने पहले कॉमन ले लिया, आप ये समझ सकते हैं। 50 के जो भी गुणनखंड होंगे उन सबको अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तभी तो सभी गुणनखंडों में 10 का भाग जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तभी तो 10 का भाग जाएगा। इसका मतलब जिससे संख्या विभाजित है, जो भी 10 से विभाजित है, 20 से विभाजित है, किसी से विभाजित है, पहले उसको आप बाहर निकाल लीजिए और जो बचा हुआ सवाल है उसको सॉल्व कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पर पूछा एक तरीके से किसके गुणनखंडों की संख्या, 50 के गुणनखंडों की संख्या। और बेटा 50 को अब आप कैसे लिखोगे, 50 को लिख सकते हो 5 गुणा 10। 5 गुणा 10 का मतलब 5 गुणा 10 का मतलब 2 गुणा क्या, 5। मतलब ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, सॉरी ये तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मतलब इसमें मुझे अगर गुणनखंडों की संख्या चाहिए, गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पर जो आएगी क्या आ जाएगी, पावर में 1 जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, कितना आ गया, 2 तिया 6। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो किससे विभाजित है, 18 से विभाजित है। किससे विभाजित है दोस्त, 18 से विभाजित है। ये हमसे सवाल में पूछा है। तो आप यहाँ समझे कि किस प्रकार करेंगे। पहले तो आपको 18 का इसमें क्या देना है, एक तरीके से भाग देना है, या 18 से कॉमन लेना है। और 18 कॉमन लेना है, इसका मतलब क्या होगा, 9 दूनी 18, मतलब हम बोल सकते हैं 3 गुणा 2। हमें 3 तो कितनी बार कॉमन लेना है, 2 बार, या 3 2 बार हटाना है और 1 2 बार हटाना है, मतलब 2 को भी हमें हटाना है 1 बार। तो इसमें से 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर जो 6 लिखा हुआ है, इसमें से मैं अगर 18 भाग लूंगा
तो 18 भाग लेने का मतलब है एक तो 2 को भाग लेना है, ये ले लिया, और 3 कितनी बार लेना है, 2 बार भाग लेना है। चलो 3 × 3 हो गया ये 18। तो बचेगा कितना आपके सामने, 2 की पावर 5 था, उसमें से 1 2 कम कर दिया, मतलब 2 की पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, 3 की पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब हमारे सामने सिर्फ सिंपली छोटा सा सवाल रहेगा कि 2 की घात 4 × 3 की घात 4 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, क्योंकि 18 हमने कॉमन ले लिया, इसके जो भी गुणनखंड होंगे वो सब 18 से गुणा अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हम 18 कॉमन ले चुके हैं। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा इसका, अगर हमें आंसर चाहिए गुणनखंडों की संख्या, तो भी यहाँ पे घात में 1 जोड़ेंगे, 4 + 1, और यहाँ पर भी 4 + 1, तो आंसर क्या हो गया, 5 × 5 कितना, 25। यही हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल हमसे ये पूछा कि 73 × 210 × 30 × 79 मतलब 79 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि किससे विभाजित हो, 60 से विभाजित हो। उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो किससे विभाजित है दोस्त, 60 से विभाजित है। तो इस प्रकार का सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 कॉमन लेना पड़ेगा। वैसे कॉमन लेना नहीं बोलते इसको, हम मानते हैं कि 60 का हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर भाग दे रहे हैं। मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें से अगर मैंने 60 कॉमन लेना है, 60 बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें 60 का भाग दे दो भाई, 60 का भाग दो, जिसको मान लो डाउट है कि यार ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 73 × 210 × 30 × 79 ये जो लिखा है इसमें किसका भाग दे दो, 60 का भाग दे दो। वो हर बार हमने भाग ही दिया था, वो कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली भाग देना ही होता है। 1 0 से आपका 1 0 कट गया, और ये 6 है, 6 का मतलब 3 × 2, तो 1 3 तो यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, कहने का मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया। क्या बचा, 73 यहाँ से 2 अपन हटा लेंगे, मान लो हमने 2 हटा लिया, 2 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग, तो ये आ गया 105 × 3 भी हट गया 79। ये संख्या हमारे पास बची। तो जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें, ये 73 की पावर 1 ही रहेगा, क्योंकि 73 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बदल रहे। ये क्या है, 105, 21 बिंजो 105, हम बोल सकते हैं 21 बिंजो 105। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, और 5 भी है 21 में, सॉरी उसमें 105 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 105 को लिख रहे हैं 5 × 7, 3 × 5 15 7 105, और 79 भी ऐसे कैसे ही। तो आपने देखा सारी की सारी कौन संख्या निकल के आ गई, अभाज्य संख्या। अब इसमें मुझे अगर गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्त, सभी अभाज्य संख्या है आधार में और अलग अलग है, मतलब हम क्या करें, सभी की घातों में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब 2 2 2 2 2, मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 5, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 32 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल में हमसे बोला कि 4 की पावर 5, 6 की पावर 3 और 19 की पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो आप जैसे ही सवाल को देखोगे तो यहाँ पर 4 और 6 जो संख्याएं आपको दिख रही है आधार में, ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। अगर ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो पहले आप इन्हें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। मतलब आप क्या लिख सकते हो दोस्त, इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसकी घात 5 है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी क्या लिखनी है आपने, 5। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, मतलब 2 की पावर में भी 3 होगा और 3 की पावर में भी 3 होगा। 19 को हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 19 को ऐसे ही लिखा और पावर में क्या लिख दिया दोस्त, 4 लिख दिया। अब इस तरीके से जब आपके सामने आ जाए कि अब ये मत कर देना कि यहाँ पर 5 + 1 5 + 1 3 + 1 3 + 1 4 + 1, ये इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा, पहले आप इसको एक जगह इकट्ठा करो कि यहाँ पर 2 की पावर कितना आया टोटल, देखो 2 की पावर 5 है, ये भी 5 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो 5 और 5 10 और 3 13। 2 की पावर कितना है, 13 है, 3 की पावर कितना है, 3 है, और 19 की पावर कितना है, 4।
तो दोस्त यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या आएगी, गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, घातों का योग कर सकते हैं क्योंकि अब ये अलग अलग हैं, और यहाँ 13 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 13 + 1, 3 + 1 और 4 + 1, ये कितना आ गया 14 × 4 इंटू कितना हो गया 5, ठीक है। 14 × 70, 7 × 28 है, 4 × 20, 14 × 28, 280। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई दोस्त यहाँ पर 280। बात क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1024 × 65 61 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बस आपको कुछ बेसिक चीजें पता होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम देखेंगे कि जो 1024 है, यहाँ जो 1024 है, 1024 का मतलब होता है 2 की पावर कितना 10, 2 की घात कितना होता है 10। ये हमें सीधा भी याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई बार हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है एग्जाम में, चाहे वो घातांक करनी है मिलेगी या कहीं और, ठीक है। ये जो 65 61 है, ये किसी का एक्चुअली होल स्क्वायर है, या आप इसमें भाग देकर 9 का भाग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप भाग देके देखेंगे। यहाँ जो 65 61 है, ये जो 65 61 है एक्चुअली में ये किसका स्क्वायर है 81 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 81 का स्क्वायर। मतलब ये है कि 1024 तो 2 की पावर 10 हमने आसानी से लिख दिया, लेकिन अभी ये 81 है, इसको हमें सही करना है। तो 81 का जो स्क्वायर होगा, 81 का स्क्वायर क्या होता है 65 61। 81 के स्क्वायर का मतलब 81 × 81, 81 का मतलब होगा 9 × 9 और ये भी 9 × 9, मतलब ये 3 × 3, चलो लिख देते हैं ऐसे, ये भी 3 × 3 होगा, ये भी 3 × 3 होगा और ये भी 3 × 3 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक तरीके से 3 की पावर कितना है 8 है। जब वैसे भी आप समझ सकते थे कि ये 9 का स्क्वायर था, फिर ये 3 का स्क्वायर 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 तीनों गुणा हो जाते हैं, 2 × 2 × 2 8 हो जाता है। मतलब 65 61 1024 का मतलब तो है 2 की घात 10 और 65 61 का मतलब है 3 की पावर कितना दोस्त 8। ये है, इस तरीके से हमें इसको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम आसानी से कर सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी आपके सामने 10 + 1 × 8 + 1, 10 और 1 11 और 8 और 1 9, मतलब आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 99। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। एक छोटा सवाल और लिख रहे हैं। मान लो कि हमसे ये सवाल बोला 2 की पावर 20 है के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 2 की पावर 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्त सीधा ही आंसर हम लिख सकते हैं, क्या होगी इसका, भैया आवाज संख्या है 2 आधा, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 + 1 मतलब कितना हो गया 21। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो भी घात होगी उसमें हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता तो वही मल्टीपल वाला सीन हम कर लेते। अगर हम देखें 2 की पावर 20 के गुणनखंड होंगे क्या क्या, 2 की घात 20 के गुणनखंड एक्चुअली में होंगे क्या क्या, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्त 2 की घात 20 के गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहला गुणनखंड 2 की घात 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार से चलता जाएगा। और कहां तक 2 की पावर कहां तक 20 तक होंगे। मतलब कुल कितने गुणनखंड हुए 21 गुणनखंड हुए। मैंने बोला आपसे 3 की पावर 5 के गुणनखंड, 3 की पावर 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप बोलोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। मतलब कुल कितने गुणनखंड हुए ये 6 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए दोस्त यहाँ पर कुल ये 6 गुणनखंड हुए। बात क्लियर है। एक हाँ भाई एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमने लिखा 400 गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करो। ये हमने एक सवाल लिखा दोस्त यहाँ पर, आसान सवाल है लेकिन मुझे इसमें कॉन्सेप्ट समझाना है आपको माध्यिका का, ठीक है। तो पहले वो समझिए। कुछ आंकड़े अगर आपको दे दिए जाएं, जैसे आपको दे दिया 1 3 2 4 0 5, ये कुछ आंकड़े दे दिए आपको और आपसे बोला जाए
कि इनकी क्या ज्ञात करो, आप माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यिका। तो माध्यिका किस प्रकार ज्ञात की जाती है दोस्तों, कि पहले इन्हें क्रम में जमाना होगा। आप बढ़ते हुए क्रम में जमाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में आप जमा सकते हैं। जैसे हमने इनको एक क्रम में जमाया, आरोही में, बढ़ते हुए क्रम में 0 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद में पहला यहां से हटाया, फिर यहां से, फिर यहां से, मतलब पहला जो भी है, क्या बोलेंगे इसको, पहला अंक इधर से शुरू से अंतिम अंक घटेगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर जो बचे बीच में कितने हैं? 2। मतलब बीच की जो संख्या होगी वही क्या होगी? माध्यिका होगी। तो अब हमें माध्यिका अगर चाहिए तो माध्यिका क्या होगी? यहाँ पर 2 और 3 का बीच की संख्या, और 2 और 3 के बीच की संख्या चाहिए तो 2.5 होगी, या फिर हम समझ सकते हैं इन दोनों का योग करके इसमें किसका भाग दे दो? 2 का, मतलब कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 1 4 6 11 17 कुछ आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका क्या होगी? तो ये हमने हटाया, क्रम में जमे हुए पहले से, ये भी हट जाएगा, 4 हट गया, 11 हट गया, इधर से तो क्या बचा? 6। तो आंसर सीधा ही क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सवाल है 400 के गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करो। अगर छोटा कोई सवाल होता तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हमें 400 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे पहले। तो 400 के गुणनखंड तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी बात को आप समझना। मैंने यहां लिखा कि मुझे बोला जाए 4 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले तो आप ये बताएं 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 और क्या होंगे? 4। क्या क्या गुणनखंड होंगे? 1 2 और क्या होंगे दोस्त? 4 होंगे। मैंने बोला आपसे 9 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप बोलोगे 9 के गुणनखंड होंगे 1 3 और 9 होगा। 1 3 और क्या होगा? 9। अगर हमसे बोला जाए 16 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 2 4 8 और क्या होंगे? 16। 25 के गुणनखंडों के बारे में अगर बात की जाए तो 1 5 और क्या होंगे? 25 होंगे। 1 5 और क्या होंगे? 25। अब इसमें अगर मैं बोलूं माध्यिका क्या होगी इन सब की माध्यिका, भाई इसके गुणनखंड भी तो हैं, 4 के गुणनखंड 1 2 और 4, तो 4 के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? 4 गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी दोस्त? 2 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 2। बीच की संख्या ही तो माध्यिका होगी। 9 के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? 3। 16 के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? बीच की संख्या 4। 25 के गुणनखंडों की संख्या माध्यिका क्या होगी? 5। तो आप यहां से 2 बातें नोट करेंगे, 2 बातें। पहली बात तो दोस्त ये कि ये सारी की सारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 9 16 25 और लिखेंगे 36, कुछ भी लिखेंगे, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की जो माध्यिका होगी वो उसका वर्गमूल होगा। पूर्ण वर्ग संख्या के मतलब हमें यहां ये समझ में आया कि पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की जो माध्यिका होगी वो उस संख्या का क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो हमने क्या लिखा? पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? उस संख्या का क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर नोट करने लायक है वो ये है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई सी भी आप पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, फिर आगे चल के जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो हमेशा विषम संख्या में आ रही है। किसमें आ रही है? विषम संख्या में। विषम संख्या मतलब जैसे 4 गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 3। 9 के भी 3। 16 गुणनखंड है यहाँ पर 5। 25 गुणनखंड कितने हैं? 3। 36 के गुणनखंड अगर आप निकालते तो 36 गुणनखंड आते हैं 1 2 3 4 6, उसके बाद में आपका 9, उसके बाद में आपका 12 और उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं 18 और 36। कितने गुणनखंड आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने गुणनखंड आए? 9। इसके गुणनखंडों की माध्यिका क्या होती? 6 होती। लेकिन यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है? 9। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या
के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम संख्या के रूप में होगी, विषम संख्या के रूप में होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 400 गुणनखंडों की मात्रिका पूछी है, तो अगर हमसे 400 क्या है यहाँ पर, इसका स्क्वायर है 400, हमें पता लग गया कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 420 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 420 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी ये हो गई कि 400 के गुणनखंडों की मात्रिका क्या होगी? 20 होगी। 400 गुणनखंडों की मात्रिका क्या होगी? 20, क्योंकि हमने अभी देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की जो मात्रिका होती है उस संख्या का क्या होती है? वर्गमूल, और 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, लेकिन ये बात है पूर्ण वर्ग संख्या की। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया, सवाल आपसे बोल दिया कि बताओ 400 की जगह यहाँ लिख दिया, चेंज करते हैं, मान लो ये लिख दिया 65 61 के गुणनखंडों की मात्रिका क्या होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसका आंसर क्या आएगा कि भैया इसकी जो माध्यिका निकल के आएगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, माध्यिका जो निकल के आएगी वो रूट 65 61 आएगा। इसका मतलब आंसर होगा इसका कितना? 81। ठीक है, मतलब ये सवाल आपसे तभी पूछेगा जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये सवाल पूछा कि इसकी माध्यिका ज्ञात करो, तो वो सवाल तभी पूछेगा जब वो थोड़ा उसके गुणनखंड हम छोटा, मतलब कोई छोटा मोटा सवाल है, जैसे आपसे बोल देगा 60 गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी, ये पूछा गया सवाल है। 40 गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी, 80 के भी पूछ लेगा। इस तरीके से मतलब इसके 10-5 गुणनखंड निकल के आएंगे टोटल, वो वाला सवाल हमसे पूछ लिया जाएगा। आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर है। दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक सवाल आया है, वो सवाल किस प्रकार आया था उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। सवाल ये था, एनटीपीसी में इस तरीके का सवाल आया हुआ है दोस्त, ठीक है ना, ये वाला सवाल, निम्न में से किसके गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या के रूप में होगी, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए उसके गुणनखंडों की संख्या। तो हमें एक बात पता है कि विषम संख्या किसकी होगी, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या जो कि विषम संख्या के रूप में आएगी वो सिर्फ किसकी हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या की, उसकी पूर्ण वर्ग संख्या की। तो इसमें जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या सिर्फ एक ही है, कौन सी? 729। 729 किसका स्क्वायर है? आपके 27 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 729। अगर इसमें पूछता, मतलब हो सकता है सवाल आपसे अलग तरीके से बोल दे, विषम की जगह यहाँ क्या लिख देगा, फिर सम लिख देगा कि सम संख्या के रूप में हो, निम्न में से किसके गुणनखंडों की संख्या सम संख्या में होगी। तो फिर उस कंडीशन में आपके जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन भी चेंज होंगे। जैसे यहाँ 400 लिख दिया, यहाँ पर आपको लिख दिया 169 लिख दिया, और एक ऑप्शन ये है मान लो, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता? सी होता। अगर गुणनखंडों की संख्या किसका पूछ रहा है? सम में। क्यों? क्योंकि 400, 169 और 729 के गुणनखंडों की संख्या तो विषम आएगी, जितनी भी आएगी वो क्या आएगी? विषम आएगी। और 616 के गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? सम संख्या के रूप में निकल कर आएगी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। ठीक, अब मैं आपके लिए कुछ सवाल यहां पर लिखने जा रहा हूं। वो सवालों का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे क्रमवाही तरीके से। मैं यहाँ कुछ 3-4 सवाल लिखने जा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट फर्स्ट का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप 100% अभी जो मैं सवाल लिखने जा रहा हूं उन सभी सवालों का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहला सवाल यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए। 2 की पावर 5, 6 की पावर 3 और 38 की पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। पहला सवाल। दूसरा सवाल है यहां पर 76 गुणा 33 गुणा 42 गुणा 44 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो कि
जो कि 24 से विभाजित है, जो कि किससे विभाजित है दोस्तों? 24 से क्या है? विभाजित है। तीसरा सवाल है यहां पर 85-81 के इसको करते हैं 82-81 के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? 82-81 के गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? चौथा सवाल है आपके लिए 13 फैक्टोरियल, ये क्या है? 13 फैक्टोरियल के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 13 फैक्टोरियल के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मतलब फैक्टोरियल का मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने बोला 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 7 × 6 × 5 × 4 × कहां तक? 1 तक। हमने बोला 80 फैक्टोरियल, या इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 80 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है हिंदी में क्रम गुणित। 80 फैक्टोरियल का मतलब 80, 79, 78 और कहां तक जाना है आपको? 3 × 2 × 1 तक। तो ये आपके 4 सवाल हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर पोस्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, ठीक है? जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आगे की वीडियो जल्दी डालूं, ठीक है? तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में।